ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम सीधे कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान के अध्याय 8 यानी कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन जटिल नियमों और अवधारणाओं को एकदम स्टेप बाय स्टेप और सरल तरीके से समझना है। हाँ, ताकि जो विद्यार्थी बोर्ड या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स बिना किसी भारी शब्दावली के स्पष्ट हो जाएं। सही कहा। तो चलिए सीधे इतिहास के पन्नों से शुरू करते हैं। 1780 के दशक में विज्ञान की दुनिया में रसायनों को लेकर एक बहुत सख्त विभाजन था। मतलब तब रसायन केवल दो तरह के माने जाते थे? हाँ, बिल्कुल। पहले वे जो पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जिन्हें कार्बनिक कहा गया, और दूसरे वे जो निर्जीव खनिजों से मिलते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, राइट? हाँ, उनका दृढ़ विश्वास था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों के अंदर ही बन सकते हैं। उनका मानना था कि कोई भी इंसान इन्हें अपनी प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि रसायन विज्ञान में किसी जादुई शक्ति की जरूरत है, लेकिन विज्ञान में तो कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। 1828 में एफ वॉलर नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पूरे मिथक को एक ही झटके में तोड़ दिया। उन्होंने प्रयोगशाला में कुछ गर्म किया था ना? हाँ, उन्होंने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म किया और आश्चर्यजनक रूप से उससे यूरिया बन गया। और यूरिया तो एक विशुद्ध कार्बनिक यौगिक है। एकदम। जरा सोचिए उस समय के वैज्ञानिक समुदाय को कितना बड़ा झटका लगा होगा। एक ही प्रयोग ने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसके बाद तो जैसे होड़ मच गई। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बना दिया और बर्थेलोट ने मीथेन। सही कहा। और इन सब में जो सबसे बड़ा हीरो भर कर आया वो था कार्बन। कार्बन तो सच में पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा सोशल बटरफ्लाई है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। कार्बन के पास श्रृंखलन या कैटनेशन की एक अद्भुत क्षमता होती है। मतलब वो खुद के ही परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है। बिल्कुल। और दूसरी खूबी है इसकी चतुसंयोजकता, यानी इसके 4 हाथ होते हैं जिनसे ये सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब परीक्षाओं के नजरिए से यहाँ संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। अगर कार्बन केवल एकल आबंध बना रहा है जैसे मीथेन में, तो संकरण sp3 होगा और आकार चतुष्फलकीय होगा, पिरामिड जैसा। हाँ। अगर द्विआबंध है जैसे ईथीन में, तो संकरण sp2 होगा और अणु समतलीय यानी एकदम चपटा हो जाएगा। और त्रिआबंध होने पर? त्रिआबंध जैसे एथाइन में संकरण sp होगा और आकार रेखीय यानी एक सीधी रेखा में हो जाएगा। इसमें एक और लॉजिक है s गुण का। हाँ, वो प्रतिशत वाला। एकदम। sp संकरण में 50% s गुण होता है। ये जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतने ही करीब होंगे और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। ये तो नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि अणु 3D में कैसे दिखते हैं, लेकिन जब कागज पर इन्हें लिखते हैं तो पूर्ण संरचना और संगणित संरचना के अलावा एक आबंध रेखा संरचना भी होती है। आबंध रेखा संरचना तो जैसे केमिस्ट्री का सीक्रेट कोड है। हाँ, बस टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाएं। कार्बन और हाइड्रोजन तो लिखते ही नहीं है। सही कहा। बस मान लिया जाता है कि हर कोना एक कार्बन है। अब जब संरचनाएं लिख ली तो अगला कदम है वर्गीकरण। इसे एक ट्री डायग्राम की तरह समझते हैं। सबसे पहले अचक्रीय और चक्रीय यौगिक। हाँ, अचक्रीय मतलब खुली चेन और चक्रीय मतलब बंद रिंग। क्या चक्रीय यौगिकों के अंदर भी कोई उपविभाजन होता है? बिल्कुल। अगर रिंग केवल कार्बन से बनी है तो समचक्रीय, और अगर बीच में कोई बाहरी परमाणु आ जाए जैसे ऑक्सीजन तो विषम चक्रीय। और एरोमेटिक यौगिक कहाँ आते हैं? वो समचक्रीय का ही एक खास वर्ग है, जैसे बेंजीन। और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ है? एक लंबी कार्बन श्रृंखला तो बस एक कंकाल जैसी है। उस ढांचे को उसका असली रूप कौन देता है? यहीं प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स की एंट्री होती है। ये अणु को उसके रासायनिक गुण देते हैं। मतलब कार्बन चेन एक गाड़ी का चेसिस है और फंक्शनल ग्रुप उसका इंजन। बहुत बढ़िया उदाहरण। अगर चेन में OH जुड़ जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। COOH जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है और उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। अब
इतने सारे यौगिक और इतने सारे समूह, इनके नाम कैसे रखे जाएं? पहले तो चींटी से निकलने वाले अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कह दिया गया था। लेकिन लाखों यौगिकों के लिए ये रूढ़ तरीका नहीं चल सकता था। इसीलिए IUPAC नामकरण की व्यवस्थित प्रणाली आई, जिसके नियम बहुत सख्त हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। और नंबरिंग वहां से शुरू करना जहां से शाखा या प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले। एकदम सही। और अगर एक से अधिक शाखाएं हों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना। जैसे एथिल E से शुरू होता है तो वो मिथिल से पहले लिखा जाएगा। पर एक कंफ्यूजन है, अगर एक ही चेन में अल्कोहल भी है और कीटोन भी, तो मुख्य किसे मानेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए एक VIP सिस्टम है जिसे प्राथमिकता क्रम या प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बॉस कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH। अगर वो है तो वही मुख्य होगा। और आपके उदाहरण में कीटोन की प्राथमिकता अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो मुख्य नाम कीटोन के आधार पर होगा। हाँ, और OH को सिर्फ एक शाखा मानकर हाइड्रोक्सी के रूप में आगे लिख दिया जाएगा। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या हो अगर दो अलग-अलग रसायनों का फॉर्मूला बिल्कुल एक समान हो? इसे समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता के कुछ प्रकार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे श्रृंखला समावयवता? हाँ, जैसे C5H12। इससे हम सीधी चेन वाला पेंटेन, शाखा वाला आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन बना सकते हैं। फॉर्मूला 1, रसायन 3। और स्थिति समावयवता में तो बस प्रकार्यात्मक समूह की जगह बदलती है, जैसे प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। बिल्कुल। और प्रकार्यात्मक समूह समावयवता में तो पूरा समूह ही बदल जाता है। हाँ। जैसे C3H6O, ये प्रोपेनोन यानी कीटोन भी हो सकता है और प्रोपेनल यानी एल्डिहाइड भी। और मध्यावयवता में एल्किल समूहों का वितरण अलग होता है। सही कहा, जैसे ईथर में। ये सब तो ठीक है, पर जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो आबंध टूटते कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला कदम विखंडन ही है। अगर आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बट जाएं तो उसे समांश विखंडन कहते हैं, जिससे मुक्त मूलक बनते हैं। हाँ, फ्री रेडिकल्स। और अगर बंटवारा बराबर ना हो तो विषमांश विखंडन होता है। जो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है वो कार्ब ऋणायन बन जाता है और जिससे छिन जाते हैं वो कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम तो तृतीयक, द्वितीयक, फिर प्राथमिक होता है ना? बिल्कुल सही। अब अभिक्रिया में आक्रमणकारी भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी नाभिकरागी कहलाते हैं, जैसे OH-। और जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, जैसे H+। ये सब तो इलेक्ट्रॉनों का खेल है। अगर इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव भी बहुत अहम है। जैसे प्रेरणिक प्रभाव? हाँ, जिसमें ध्रुवता सिग्मा आबंधों के माध्यम से खिसकती है। और अनुनाद प्रभाव में क्या होता है? बेंजीन का उदाहरण लें। पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिससे अणु को बहुत ज्यादा स्थायित्व मिलता है। और अति संयोगमन में सिग्मा और पाई कक्षकों का अतिव्यापन होता है, जो कार्ब धनायन को स्थिर करता है। एकदम सही। अब आखिरी प्रैक्टिकल बात, जब लैब में कोई यौगिक बनता है तो उसे शुद्ध कैसे करते हैं? कई विधियां हैं। ठोस को गैस बनाने के लिए ऊर्ध्वपातन, विलेयता के लिए क्रिस्टलिन और द्रवों के लिए आसवन। और सबसे आधुनिक तो वर्णलेखन है ना? हाँ, क्रोमैटोग्राफी। इसके प्रकारों में अधिशोषण और वितरण मुख्य हैं। अधिशोषण में घटक अलग अलग गति से आगे बढ़कर अलग हो जाते हैं। और शुद्ध होने के बाद तत्वों की पहचान कैसे होती है? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तत्वों का पता कैसे लगाएं। इसके लिए लैसाने परीक्षण करते हैं, जिसमें प्रशियन ब्लू रंग आने पर नाइट्रोजन का पता चलता है। बिल्कुल। सल्फर हो तो काला या बैंगनी रंग आता है। और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो तो एकदम रक्त जैसा लाल रंग आता है। वाह! तो हमने एक एक कदम बढ़ाकर कार्बनिक रसायन के इस अध्याय के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। जाते जाते बस एक विचार पर ध्यान दें। आज की आधुनिक CHN एलिमेंटल एनालाइजर तकनीक को देखिए। सोचिए रसायन विज्ञान ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। बिल्कुल, बर्जीलियस के जैव शक्ति वाले युग से लेकर आज तक, जहां बस 1 से 3 मिलीग्राम पदार्थ मशीन में डालने पर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का सटीक प्रतिशत मिल जाता है। ये तकनीकी छलांग वाकई हैरान करने वाली है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य की रासायनिक खोजों की गति किस हद तक बदलने वाली है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।